हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और अ सोर्स चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्ज। तो हम यहाँ पर हमने टॉपिक लिख लिया है, लेक्चर नंबर 6 है आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट पी। हालांकि मैं हमेशा पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ और बुक्स में भी पॉइंट पी होता है। ये अभी आज तक कभी समझ में नहीं आया कि पॉइंट पी क्यों हमने कंसिडर किया है यहाँ पे। बट पॉइंट पी जहाँ तक किसी मोमेंटम और इसका सिंबल है तो यहाँ पे यूज नहीं होगा वो मोमेंटम, इसलिए यहाँ पे पॉइंट पी लेके चल रहे हैं। बाकी सिंबल शायद काम में आ सकते हैं, इसलिए हम नहीं ले रहे। चलो आगे चलते हैं, ये तो फालतू की बात थी, मजाक के लिए बोला मैंने। चलो आगे देखते हैं। ये एक चार्ज है Q1, ये Q1 चार्ज सोर्स चार्ज है यहाँ पे, जो आपको लास्ट टॉपिक में दिखाया मैंने कैपिटल Q से, वो यहाँ पे अब किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, Q1 में। यानी ये एक अच्छा खासा चार्ज है, इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू है और इसका एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसके चारों तरफ। अभी हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहे, अभी इसके चारों तरफ आप इमेजिन करें कि इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ पे इसको बना के नहीं देख रहे। साथ ही मैंने यहाँ पे एक और चार्ज लिया है Q2 और एक और चार्ज लिया है Q3, एक और चार्ज लिया है Q4 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है Q1। ये जितने भी चार्ज हैं इन सबका इस पॉइंट P से कोई ना कोई डिस्टेंस है। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R1 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R2 है, इनमें R3 है, इसमें R4 है एंड सो ऑन, इसमें Rn है। Q1 चार्ज इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, माना कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, E1। और ये Q2 भी लगा रहा होगा, मान लिया इसके कारण कितना है, E2, और इसके कारण कितना है, E3, और इसके कारण कितना है, E4, और इसके कारण कितना है, En। तो यहाँ पर पॉइंट P पर टोटल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू n चार्जेस, n सोर्स चार्जेस और पॉइंट चार्जेस, आप इसको कुछ भी कह दो, सोर्स चार्ज के दो, पॉइंट चार्ज के दो, n है टोटल, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Q1, तो बहुत सारे चार्जेस हैं। तो कितना होगा, तो ये मैंने मान लिया कितना है, E नेट है। और ये किसके इक्वल होगा, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वेक्टर प्लस Q2 के कारण कितना है, E2, Q3 के कारण E3, Q4 के कारण E4 प्लस एंड सो ऑन प्लस En वेक्टर। यानी डिफाइन वो की वही है, मैंने पहले भी कहा था आपको, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आपने सीख लिया तो आपको ये भी आ जाएगा। डिफाइन वो की वही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको मेन तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये आपके सामने फॉर्मूला। अब इसको आपको वैल्यू की फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो हमें पता है E1 कितना होगा, इसके कारण है तो कितना है KQ1, और डिस्टेंस कितनी है, R1 का स्क्वायर, वेक्टर है R1 कैप, दूसरा E2 किसके कारण है, Q2 के कारण है, तो KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 डिस्टेंस है ना भैया इसकी P पॉइंट से, और R2 कैप। E3 का आप बताइए, K किसके कारण, Q3 के कारण, डिस्टेंस R3 का स्क्वायर, और कैप किसका लगेगा, R3 का कैप। इस तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएं तो हम n चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं कि KQ1 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। तो ये आपके सामने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर की फॉर्म में। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिए K यहाँ पे सब जगह कॉमन आ रहा है, तो आप K को क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, कॉमन, और इन सबको जोड़ दीजिए समीशन का सिंबल लगा के। और समीशन का जब सिंबल लगाएंगे तो हम लिखेंगे I इक्वल टू 1 to n, और यहाँ आ जाएगा QI अपॉन RI का स्क्वायर और RI का कैप। और ये आपके सामने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में हाजिर है। तो ये समीशन फॉर्म में आ गया, इसको आप खोलेंगे तो वापस ये ऐसा ही बन जाता है। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब अपन एक केस लेके चलते हैं कि यदि सिस्टम ऑफ चार्जेस में सिर्फ दो ही चार्ज है, यानी मात्र Q1 और Q2 ही है, तो फिर इनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केस। तो केस देखो,
एक बार मिटा देता हूं मैं। तो हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, यहां पर हम देखें, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी यहां पर मुझे एक चार्ज लेना है Q1 और एक चार्ज लेना है यहाँ पे Q2, और ये है पॉइंट P जिस पे मुझे टोटल नेट फील्ड यहाँ पे पता लगाना है। तो मैं पहले से इनके पोजीशन वेक्टर पता लगाऊं, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही हम यहाँ करेंगे। मान लिया Q1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कौन है, R1 वेक्टर, Q2 का कौन है, R2 वेक्टर। तो अब आप मान लिया P पॉइंट का कौन है, तो हमने ये मान लिया R0 वेक्टर। तो Q1 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1। देखो Q1 चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें आउटवर्ड होगी, उससे बाहर की तरफ। पहले भी बताया मैंने कि पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड होता है। हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके चल रहे ताकि समझने में आसानी रहे। Q2 के कारण भी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, तो ये लो, ये कौन सा फील्ड हो गया, E2। Q1 किसके कारण है, सॉरी E1 वेक्टर किसके कारण है, Q1 के कारण, और E2 वेक्टर किसके कारण है, Q2 के कारण। किस पर है, पॉइंट P पे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी देख ले, ये R1 है, ये R0 है, तो ये क्या हो गया, R0 1 वेक्टर। पहले भी सीख चुके हैं चीज, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक R0 1, आगे नहीं, बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस R0 और R2, तो इसको क्या लिखेंगे, R0 2 वेक्टर, ये डिस्टेंस हो गया। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने यहाँ पे यूज करके ये दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताया है। तो आप इसको देखें कि E1 वेक्टर के लिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है Q1 और P में, R0 1 वेक्टर, और E2 के लिए यहाँ P और Q2 में डिस्टेंस कितनी है, R0 2 वेक्टर। हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल फील्ड कितना होगा, E नेट। ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी नो दैट E नेट मस्ट बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों के बराबर होगा वेक्टर सम के। और E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, K, Q1 डिस्टेंस कितनी है, R0 1 का स्क्वायर और R0 1 का कैप। देखो आप E1 किसके कारण है, Q1 के कारण, और डिस्टेंस कितनी है, R0 1, तो R0 1 का स्क्वायर, R0 1 का कैप, प्लस K E2 किसके कारण है, Q2 के कारण, तो यहाँ पे आ जाएगा R0 2 का स्क्वायर और R0 2 का कैप। देखो आप ये E2 किसके कारण है, Q2 के कारण, डिस्टेंस कितनी है, R0 2। अब इसको आप कॉमन निकाल लो, तो K को कॉमन निकालोगे, इसको 1/4πε0 में ही बदल सकते हो, K की वैल्यू तो यही होती है। और अंदर क्या बचेगा, समीशन I = 1 to n, या दो चार्ज है तो 1 to 2, और यहाँ लिखेंगे अपन QI R0I। देखो जीरो को तो हर जगह सेम ही आ रहा है, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, R0I का स्क्वायर और R0I का कैप। तो ये आपके सामने E नेट आ गया। अब वापस इसमें वही कि ये फॉर्मूला तो कब यूज करना है हमें, जब आपके दोनों चार्ज लीनियर हो, दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उनके बीच में एंगल या तो 0 हो या 180 हो, यानी दोनों या तो यू जा रहे हो या दोनों आ रहे हो या दोनों एक साइड में हो दोनों। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला अपन को काम में लेना है, ये वाला E1 वेक्टर प्लस E2। लेकिन मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ट्राइंगल और स्क्वायर शेप के क्वेश्चन भी करवाए थे, जिसमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे अलग अलग चार्ज होते हैं। वहीं पे क्वेश्चन बना दे हम कि पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दो चार्जेस के कारण, तो अब वो एक डायरेक्शन में नहीं है, तो वहां पर ये फॉर्मूला हम काम में नहीं लेते हैं। आप इसकी जगह क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा दो चार्जेस के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोनों ही नाम में लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको ER लिख दूं या मैं इसको E नेट लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो चार्जेस के लिए ER लिखो या E नेट लिखो, ER ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आगे आप जब 3-4 चार्ज आ जाते हैं तो वहां पे ER और E नेट में डिफरेंस हो जाता है, वो आगे सीखेंगे हम। तो ER लिखो, E नेट लिखो, अभी यहाँ तो एक ही चीज है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडरवुड E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। तो यानी इस E1 और इस E2 के बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, तो
तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, और वो क्या कहलाएगा, ई आर वेक्टर कहलाएगा, और वो इन दोनों में से किसी एक के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। वो का वही सीन है, कोई अलग नहीं है इसमें। अब अल्फा कितना होगा, तो अल्फा यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, तो यहाँ डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा बराबर या टेन अल्फा लिख लेते हैं, यहाँ पे आसानी रहेगी आपको, इनवर्स में मत लिखो। टेन अल्फा बराबर किसके साथ एंगल बन रहा है, E1 के साथ, तो ये नहीं आएगा, कौन आएगा, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है वो उसके साथ साइन थीटा और कोस थीटा नहीं आते हैं, तो E2 के साथ आएंगे E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा। इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के फॉर्मूला आ गया। दो तरीके से कर सकते हैं, वेक्टर नोटेशन वाले से भी कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको डायरेक्शन अलग से निकालनी पड़ेगी। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों मिल गए तो वापस वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। एग्जाम्पल 1 के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि पॉइंट ए और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो +2 कूलाम है, या मैं कैसे कह दूँ +2q है, और बी पे जो चार्ज है वो -2q है, और पी पॉइंट पे हमें निकालना है। साथ ही ए पॉइंट की पी से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और बी पॉइंट की भी पी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर ही है। तो आप बताइए फाइंड द नेट फील्ड, फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का हो गया। सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है, यहाँ पे 2 चार्ज है यहाँ पे देखिए, और इन दोनों के कारण पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पे कोई चार्ज और भी हो सकता है, यदि हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है अभी, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसका होगा, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। इसका खुद का इस पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसके चारों तरफ। तो इसका खुद का इस पॉइंट पे काउंट नहीं होगा, हमें पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ही निकालना है। तो पॉइंट पी पे तो इसका होगा, तो देखो ये आया, इसके चारों तो गोला खींचो तो ये इस पर आ रहा, और इसका देखो तो भी इस पे आ रहा। तो इस पॉइंट पे इसका भी लग रहा है, इसका भी फील्ड लग रहा है, लेकिन इस पे यदि कोई चार्ज हो तो उसका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चार्ज वैसे लिया ही नहीं है, लेकिन आपको दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको गिनना ही नहीं है। आपको किसको देखना है, बस इसको और इसको, यानी जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसके चारों तरफ कितने चार्ज है वो देखना है, उस पॉइंट पे कौन चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स की बात नहीं करनी है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर पॉइंट पी पे मैं देखूँ तो +2q पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया कितना E1 है। तो डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड। याद रखें पॉइंट चार्ज आपका यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही बाहर की तरफ होगा। आप कहोगे सर बाहर इधर ही क्यों, बाहर तो इधर भी तो हो सकता है, तो है, उधर भी है, ऊपर भी है, इधर 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 भी है, सब तरफ है, तभी तो गोला बन रहा है, चारों तरफ है। लेकिन हमें किधर निकालना है, पॉइंट पी पे निकाल। हमारा पॉइंट इधर है तो हम इधर वाला ही देख रहे हैं, हमारा पॉइंट उधर होता तो हम उधर देखते। यानी हमारा पॉइंट जहां होता है वहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ आ गई, यही पॉइंट भी यहाँ होता तो उधर ऐसे होती, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये हमको समझना है कि +2q चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है। अब -2q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड उसकी खुद की तरफ आएगा, बाहर नहीं निकले। यानी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस -2 के कारण कितना है, E2, और डायरेक्शन किधर है, इसकी खुद की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन है। तो वापस आप ध्यान रखें, प्लस है तो आउटवर्ड, प्लस है तो आउटवर्ड, और माइनस है तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि टोटल फील्ड यहाँ पे कितना है, ई नेट वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर निकालना है हम, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो हियर E1 वेक्टर कितना होगा, E1 वेक्टर देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक
इस Q2Q चार्ज से पॉइंट P पर। तो E1 की वैल्यू K, चार्ज कितना है 2Q, डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर और डायरेक्शन A से P, AP कैप। डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना, AP कैप उधर ही है। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली देखो E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, K, फॉर्मूला याद रखो, E बराबर क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, K इंटू चार्ज जिसका आप निकालना चाह रहे हो और उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां पर आप निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पर हमारा चार्ज कौन है अब -2Q, तो -2Q है तो भी कैसे लिखना है प्लस, क्योंकि फोर्स में हमको पता है ना हम किस में लेते हैं चार्ज, पॉजिटिव में ही लेते हैं हमेशा। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स से तो है, इसका मतलब यहाँ पे भी अपन को चार्ज किस में लेना है, प्लस में, भले ही माइनस हो, माइनस के कारण उसकी डायरेक्शन उधर होगी, बस माइनस का काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे किसको लिखना है 2Q लिखना है। डिस्टेंस वापस 2 ही है तो 2 का स्क्वायर, और आप ध्यान से देखें इसको, AP कैप और इधर डायरेक्शन PB कैप, PB कैप। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, तो आपके पास में E नेट कितना आ गया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर 4 आएगा नीचे, 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 2 KQ/2, तो हमारे पास आएगा KQ/2। K की वैल्यू आप खोल सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो। AP कैप प्लस यहाँ पे भी वही 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, KQ/2, KQ/2। डायरेक्शन क्या है PB कैप। अब मुझे बताओ यहाँ बेटा, AP कैप और PB कैप तो एक ही डायरेक्शन है ना, AP कैप बराबर ही किसके है PB कैप के, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है AP कैप, इसकी वैल्यू है 1 और डायरेक्शन किधर है इधर, और PB कैप जो आपका यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू भी है 1 और डायरेक्शन किधर है इधर, तो दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल है। इसका मतलब आप AP कैप को PB कैप लिखो या PB कैप को AP कैप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम E नेट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, KQ/2 AP कैप प्लस KQ/2 AP कैप। तो आपके पास में KQ/2 कितना कॉमन आ गया, AP कैप कॉमन आ गया, तो KQ/2 प्लस KQ/2, AP कैप कॉमन आ गया, तो क्या बचा KQ, आंसर बचा। अरे /2 कितना हो जाएगा KQ, तो अपने पास आ गया आंसर KQ AP कैप। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E वेक्टर, तो KQ वेक्टर। और डायरेक्शन किधर है इसकी, A से B की तरफ या फिर P से B की तरफ या A से P की, तो इधर की तरफ है, यानी दोनों के कारण जो टोटल फील्ड है वो किधर लग रहा है आउटवर्ड। इज दैट क्लियर, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, ट्रायंगल लेते हैं। पॉइंट A है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, पॉइंट B, पॉइंट C। इस पे जो चार्ज है वो प्लस, जैसे इस पे ले लेते हैं -Q, इस पे ले लेते हैं -2Q और इस पे ले लेते हैं प्लस का 2Q, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन इजी बनानी है इसलिए इक्विलैटरल, नहीं तो आप इसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा अलग अलग साइड का भी ले सकते हैं। मैं इक्विलैटरल लेके चलूँगा क्योंकि मुझे एंगल यहाँ पे 60-60 चाहिए ताकि मैं आपको इजी गोइंग समझा सकूँ, और डिस्टेंस भी सेम ही होती है, LL मान लेता हूँ, सबके बीच में डिस्टेंस कितनी है LL है। इस Q की वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, Q बराबर 2 माइक्रोग्राम, 6 माइक्रोग्राम, कुछ भी दे सकता है। अभी अपन नॉर्मली सिंबल्स में ही कर रहे हैं, अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको सिंबॉलिक किस तरीके से कर सकते हैं वो सीख रहे हैं, तो हम इसी तरीके से इसको लेके चल। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकालने की इच्छा है, बी पे निकालता। आज पिछली बार ए पे निकाला था, लेकिन वो ए पे जो निकला था वो तो था आपका कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी जो बी पे निकालेंगे ये कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंतर है, भले ही इलेक्ट्रिक फोर्स को E.F. लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी E.F. लिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अभी अपन सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर अपन को निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया
जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पे जो चार्ज है इसको तो भूल जाइए, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका कोई फील्ड नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे किसका फील्ड होता है, एक तो इसका होता है और एक इसका होता है। तो ए वाला कितना लगाएगा, तो ए वाला इस पे जब लगाएगा तो देखो ये है माइनस वाला चार्ज और इसका फील्ड कहाँ होना चाहिए, इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ गई, पॉइंट ए की तरफ। यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 है। वेक्टर मत लगाओ भी, क्योंकि वेक्टर वाले से करेंगे भी नहीं। E1 है और डायरेक्शन किधर है, पॉइंट ए की तरफ ही। अब आप ये मत सोचना कि ये माइनस का था, ये माइनस का था, ये तो रिपल्सन हो गया, बाहर निकाल दो। वो रिपल्सन फोर्स होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, माइनस है तो हमेशा इनवर्ड, और ये प्लस वाला है तो आउटवर्ड। ये प्लस का चार्ज है, बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट बी पर +2q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। तो हम यहां लिख सकते हैं हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, बी, ड्यू टू चार्ज -q। कौन सा चार्ज, -q। तो कितना होगा, E1 बराबर k, -q नहीं आएगा, k की जगह -q नहीं, या -q नहीं लिखना है, q ही लिखना, भले माइनस हो। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, l, तो ये l का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, E1 माना किसके कारण, -q के कारण, पॉइंट बी पर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू +2q charge is E2. So E2 is given by k to q upon L square. Equation number 2. नेट फील्ड किससे निकालें, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है नेट फील्ड का, ER, और ER बराबर क्या होता है बेटे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। तो भैया थीटा तो निकाल लो, इधर E2 इधर E1, थीटा कितना 100, ये 60 है, ये 60 है, ये पूरा 180, ये कितना बचा 120 डिग्री। बहुत आसानी से हमको यहाँ पता पड़ रहा है कि थीटा कितना है, 120 डिग्री है। और यहाँ पे छोटी सी बात और, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू यदि यहाँ पुट करते हैं तो देखो E1 की वैल्यू तो क्या है, KQ/L² का होल स्क्वायर। फिर याद रखें कि E1 की वैल्यू नहीं रखनी, E1 का स्क्वायर करना है, तो KQ/L² का होल स्क्वायर। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से कि स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। E2 2KQ/L² का होल स्क्वायर। देखो K × 2Q 2KQ, एक ही बात है। माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि cos 120 की वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ओनली E1 E2। E1 E2 कितना है, KQ/L² और 2KQ/L², ये रूट। देखो हमारे पास बेटा ये KQ/L² का होल स्क्वायर, 2KQ/L² का होल स्क्वायर माइनस KQ/L², KQ/L² 2, तो KQ/L² का होल स्क्वायर और आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, खोल लो इसको। तो ये तो है KQ/L² का होल स्क्वायर, इधर 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और KQ/L² का होल स्क्वायर माइनस 1 × 2 2, और KQ/L² का होल स्क्वायर। देखो कॉमन निकल रहा है KQ/L² का होल स्क्वायर। जब कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास ER कितना आ गया, रूट, यहाँ कॉमन आ गया KQ/L² का होल स्क्वायर। अंदर कितना बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, अंदर -2, ब्रैकेट 1, तो 1 + 4 -2, 5 - 2 3, तो हमारे पास क्या बच गया 3KQ/L² का होल स्क्वायर। KQ का स्क्वायर नहीं है, KQ अकेला ही है। KQ² तो किस में आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में। KQ तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारे पास आ गया √3KQ/L² ER। यानी यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ER, उसकी वैल्यू कितनी है, √3KQ/L²। अब ये कितना, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये भी तो पता लगाना है।
भाई आपने यदि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया तो मैंने बोला आपको डायरेक्शन भी निकालनी है अल्फा, तो अल्फा किसके साथ बनाएगा, ई आर, E1 के साथ। तो E1 के साथ अल्फा बना रहा है तो आप निकालो कितनी, तो अपन निकाल लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो हमारे पास में डायरेक्शन tan अल्फा कितनी आ गई, यानी ये अल्फा एंगल ई आर किसके साथ बना रहा, इस E1 के साथ। तो हम tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा। थीटा 120 डिग्री E1 E2 के बीच, साइन 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मतलब होता है √3/2 प्लस में, इसका मतलब कितना होता है बेटा, √3/2, और cos 120 का वैल्यू -1/2, ये आप याद रखें। तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखो, E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है आपके पास में 2kq/L², तो 2kq/L² इंटू √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2 अपॉन E1 कितना है, kq/L² प्लस E2 वापिस 2kq/L² -1/2, मल्टीप्लाई में है ये, माइनस अलग से नहीं है, -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया kq/L² माइनस kq/L², तो ये कितना हो गया, 0। अरे kq/L² माइनस kq तो 0 हो गया, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा ही कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया है। तो ये तो कुछ भी हो, नीचे 0 होते ही 1/0 इनफाइनाइट। तो tan अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, जब अल्फा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी ये E1 के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और तो ये कितना बचा, 30 डिग्री बना। तो आपका होमवर्क है कि आप अल्फा को इस E2 के साथ लेके करें, यानी आप यहाँ पे लिखे E1/E2 प्लस E1 cos थीटा, और उससे देखें कि अल्फा की वैल्यू क्या 30 आ रही है क्या, यदि 30 आ जाती है तो इसका मतलब आप एकदम सीख गए हैं, इसको बहुत अच्छे से करना। तो आपका ये होमवर्क है। एक होमवर्क और क्या और है आपका, आपको एक क्वेश्चन घर पे ही करना है, स्क्वायर वाला। ये कोई स्क्वायर है जिसकी हर साइड डी है और हर एंगल 90-90 डिग्री है, ABCD। इस पे चार्ज कैपिटल Q, इस पे भी कैपिटल Q, इस पे भी कैपिटल Q और इस पे भी कैपिटल Q, सब पे प्लस 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 Q चार्ज। आपको इस C पॉइंट पे निकालना है, कहां पर, एट पॉइंट C। क्या निकालना है, टोटल फील्ड। ये आपका होमवर्क है। आप चेक करना बेटा, B पॉइंट के कारण फील्ड, D पॉइंट के कारण फील्ड, इनका रिजल्टेंट, और फिर इसके कारण वापस फील्ड। तो ER प्लस E नेट दोनों से निकलेगा, पहले था FR प्लस F नेट, अब तो होएगा ER प्लस E नेट। टोटल फील्ड आप निकाल के आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में। ये आपका होमवर्क है, तब तक के लिए आप आराम से इसको सीखें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।